Hey everyone, so welcome back to another video. So today we are starting off with air and atmosphere. तो ये हमारे पास एक और टॉपिक है, एक और चैप्टर है जिसके अंदर सब टॉपिक्स हैं एंड इट्स एयर एंड एटमॉस्फेयर. अच्छा, अब एयर एंड एटमॉस्फेयर को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर बहुत कम चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. बाकी इसके अंदर मेनली जो है ना, मेनली इसमें आपको मेमोराइजेशन की ज़रूरत है कि भाई कौन सी चीज़ों के क्या सोर्सेज हैं, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं. ज़्यादा जो इसके अंदर कहानी है ना, वो मेमोराइजेशन की है. कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट मेनली इट्स मेमोराइजेशन. ठीक है जी. ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ. हम थोड़ी सी अपनी पेस तेज़ करेंगे ताकि इसके अंदर चीज़ें बहुत हैं. आई वांट टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल. तो एक वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे, नहीं तो दो वीडियोस के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी. राइट. सबसे पहली चीज़ है कंपोजिशन ऑफ एयर. तो कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है. इसमें बेसिकली ये है कि कंपोनेंट्स और उनकी परसेंटेजेस एयर के अंदर कितनी है. तो होता बेसिकली क्या है, एक सर्कल सा होगा. ठीक है, एक सर्कल सा होगा, इसके अंदर डिफरेंट परसेंटेजेस हैं और ये पाई चार्ट की फॉर्म में होगा. मतलब यहाँ से इतनी है, ये इसका इतना हिस्सा है, ये इसका इतना हिस्सा है, ये इसका इतना हिस्सा है. लाइक बेसिकली एक पाई चार्ट होता है. ठीक है. तो उसके अंदर आपको सिर्फ वो याद मैं आपको करा देता हूँ कि कंपोनेंट्स एयर के अंदर कौन कौन से होते हैं. कंपोनेंट्स और उनकी परसेंटेजेस. तो सबसे पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होता है ना एयर के अंदर, वो होता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमारे पास होता है 78% इन एयर. फिर हमारे पास आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज 21% इन एयर. और इसका एक टेस्ट होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास बहुत कम होता है, 0.003. कुछ कहते हैं 0.03 है, कोई कहते हैं 0.003 है. सो विल से 0.03% in air. And then we have noble gases which is 1% combined. 1% combined, ये आपको याद होना जरूरी है. अच्छा, एग्जामिनर अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है ना एक, वो ये है कि विच नोबल गैस, वो पूछता है कि विच नोबल गैस इज द मोस्ट अबंडेंट, which noble gas is the most abundant, which noble gas is the most abundant in air. तो abundant का मतलब कि क्वांटिटी में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा किस में, इन द एटमॉस्फेयर. तो सबसे ज़्यादा नोबल गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो सबसे अबंडेंट है, वो आर्गॉन है. तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, आर्गॉन. ये आपको याद होना चाहिए कि आर्गॉन हमारे पास सबसे ज़्यादा है. अक्सर कुछ पाई चार्ट्स के अंदर नोबल गैसेस की जगह आर्गॉन सिर्फ मेंशन हुई होती है. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आर्गॉन सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं. आप खुद सोच लें, 1% के अंदर अगर सबसे ज़्यादा आर्गॉन है तो फिर बाकी उनकी बहुत बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है. ओके, इसके बाद हम लोग जो पढ़ते थे पिछले साल तक, वो होती थी सेपरेशन ऑफ एयर. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर होती थी, ये हम लोग पढ़ते थे. लेकिन ये अब हमारे कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये निकल गया इस कोर्स से. मैं इसकी इसको मैं एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. इफ़ एनीवन वांट्स लिटिल बिट कॉन्टेक्स्ट कि हो क्या रहा है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इफ़ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन एंड मूव ऑन टू द अदर टॉपिक. लेकिन हम जल्दी से समझा देते हैं. बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें पता है कि इट इज सेपरेटिंग कॉलम्स एंड इट इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. तो कि होता क्या है कि ये हमारे पास हमारी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है. ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है हमारे पास. इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं. ठीक है, अपॉन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं. प्लीज़ बेयर विथ माई बैड ड्राइंग. उसके नीचे आपके पास इधर बंसन बर्नर होता है, हीटर होता है, बंसन बर्नर होता है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ ना एक जो स्पेशल चीज़ होती है कि इसके अंदर एक पंप होता है टू लिक्विफाई एयर, और इसके साथ कूलर लगा होता है. पंप टू लिक्विफाई एयर, और इसके साथ एक कूलर अटैच होता है. अब ये क्यों, बिकॉज एयर को हम सबसे पहले कंप्रेस करते हैं. हम कंप्रेस करते हैं तकरीबन 200 डिग्रीज पे, नेगेटिव 200 डिग्रीज पे. अच्छा, अब होता क्या है कि सबसे पहली गैस जो निकलती है ना हमारे पास -196 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है नाइट्रोजन. मैं सिर्फ अभी ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए होगा, क्योंकि ये एग्जामिनर इसमें टेस्ट नहीं करता. जो एक चीज़ एग्जामिनर पूछता है ना, वो है ऑक्सीजन की यूजेस, जो सेपरेशन में वो हम लोग पढ़ेंगे.
तो फिर उसके बाद हमारे पास निकलता है आर्गॉन। आर्गॉन निकलता है एट अराउंड -186 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है विच इज एट -183 डिग्री सेल्सियस। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्रिप्टॉन एंड जीनॉन निकलता है। क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, it is approximately around -154 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर कूलर के साथ क्या होता है, कूलर के साथ होता क्या है, ये कूलर हमारे पास होता है और इसके अंदर सॉलिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। ये क्यों हो जाता है रिमूव, ये इसलिए रिमूव होता है, ये इसलिए रिमूव होता है कि ताकि ये हमारे साथ हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर को डिस्टर्ब ना करे, उसको डैमेज ना करे, क्योंकि कैन फ्रीज एंड एक्सपैंड, क्योंकि सॉलिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम लोग 200 डिग्रीज पे -200 डिग्रीज पे कर रहे हैं। तो होता क्या, एयर इज फर्स्ट compressed and cooled to about -200 degrees to liquefied before being separated by fractional distillation. Carbon dioxide and carbon dioxide and water is removed from the air first to prevent it from damaging the fractional distillation set up as it will freeze and expand. And oxygen separated from air has many uses. तो ऑक्सीजन जो सेपरेट होता है उसके यूजेस क्या हैं, तो ऑक्सीजन सेपरेटेड फ्रॉम एयर के यूजेस क्या हैं, ये ये अभी भी है हमारे पास यूजेस। हम यूजेस पढ़ लेते हैं जल्दी से क्या है। तो यूजेस सबसे पहले होता है हमारे पास कि सबसे पहला यूज क्या है हमारे पास कि इट इज यूज्ड इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इन हॉस्पिटल। जो हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर जो हमारे लगे होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। फिर ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं जो आपको जब आप माउंटेन एरियाज में जाते हैं या डाइविंग के अंदर जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है। सो ऑक्सीजन टैंक्स फॉर माउंटेनियरिंग या डाइविंग, सी डाइविंग जब हम लोग करते हैं तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं, जो एक इस तरह कंटेनर से होता है जिसके अंदर वो लिक्विफाइड ऑक्सीजन होता है। माउंटेनियरिंग एंड डाइविंग। फिर हमारे पास है ऑक्सीडाइज एंड रिमूव इम्प्योरिटीज। ऑक्सीडाइज, बल्कि हम लोग इतने ही काफ़ी, हम एक और लिख लेते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट इंजन्स, इतने काफ़ी है, इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब है वो ये है कि अब हम लोगों ने करना है, इट्स एन एटीपी क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है, वो है एक्सपेरिमेंट टू चेक to check the percentage of oxygen in atmosphere या air, the percentage of oxygen in air या atmosphere। अच्छा, अब इसका एक टेस्ट होता है, इसका एक टेस्ट apparatus पूरा सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ये इंपॉर्टेंट है ज़रा, इसके अंदर ये हमारे पास, प्लीज़ बेयर विथ माई ड्राइंग, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना अच्छा बना सकूँ। तो हमारे पास सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे पास एक गैस सिरिंज होती है जिसके अंदर एयर होती है, मतलब गैस सिरिंज है एम्प्टी, इट इज़ एम्प्टी, ठीक है, गैस सिरिंज है। उसके साथ हमारे पास एक एंड पे एक और गैस सिरिंज है, ठीक है। सिमिलरली एक और गैस सिरिंज है, ठीक है। ये फिल्ड विद एयर है, और ये हमारे पास एम्प्टी है। ये फिल्ड विद एयर है, ये हमारे पास एम्प्टी, और बीच में हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, which is filled with carbon powder, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी हीटेड स्ट्रांगली। तो हम देखेंगे होगा क्या कि एयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ क्या होगा कि कॉपर सॉरी कार्बन नहीं है, कॉपर पाउडर है, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज कॉपर पाउडर।
तो हम देखेंगे सबसे पहले होगा क्या कि कॉपर जो है आउट ऑफ एवरी एलिमेंट इन air, it will only react with oxygen. Copper reacts with oxygen to form black copper oxide. To form black copper oxide when heated strongly. When heated strongly, तो क्या हुआ? कॉपर सॉलिड था, पाउडर था, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सो इट विल गिव अस कॉपर ऑक्साइड। अब होगा क्या, हम लोग एक जो ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा, टू ब्लैक ब्राउन टू ब्लैक हो जाएगा अपॉन हीटिंग, अपॉन हीटिंग एंड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। अब इधर क्या होगा, अब इधर सीन क्या होगा कि यहाँ से हम लोग एयर को, गैस सिरिंज को पास करेंगे बैक एंड फोर्थ, हम बैक एंड फोर्थ करेंगे। इधर अब फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब था, 100 सेंटीमीटर क्यूब था, इधर हम लोग गए तो हमारे पास 79 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने क्या किया, फॉर रीअश्योरेंस हम लोग ने वापस इसको भेजा इधर, इधर आके फिर हमने रीडिंग ली तो फिर 79 सेंटीमीटर क्यूब है। हम लोग तब तक रीडिंग लेते रहेंगे जब तक देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे द एयर इन syringes is passed back and forth is passed back and forth is passed back and forth over the hot copper until there is no change, until there is no further change in volume। अब होगा क्या, हमने क्या किया, हमने अभी तक क्या किया कि हमारे पास एक गैस सिरिंज थी फिल्ड विद एयर और एक हमारे पास एम्प्टी थी, बीच में हम लोगों ने हीट रेजिस्टेंट ग्लास ट्यूब रखी, हीट रेजिस्टेंट ग्लास ट्यूब थी हमारे पास, इसके अंदर कॉपर पाउडर था ब्राउन, हमने इधर से इसको और हीटिंग, हमने नीचे हीटिंग कर दी उसकी, हीटेड स्ट्रांगली, इधर हमने बर्नसन बर्नर व्हाटएवर लगा दिया। होगा क्या कि इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, हमें इधर नजर आ जाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर थी, हमने इसको प्रेस किया, बैक एंड फोर्थ सिरिंज को किया, इधर जब आया तो इधर हमारे पास 79 सेंटीमीटर क्यूब रीडिंग आई, हमने फॉर रीअश्योरेंस फिर उसको इधर भेजा, रिकॉर्ड किया, हमने कहा इधर भी अभी भी 79 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब हमारी वॉल्यूम नो फर्दर चेंज है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 इन एयर इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी syringes minus final volume of air in the syringes। तो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 100, फाइनल क्या थी 79, तो आंसर क्या आ जाएगा 21%, 21% हमारे पास थी और यहाँ से हमारे पास प्रूव होगी। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि वाई ओनली, और ये आप लोगों का भी क्वेश्चन अभी तक होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन क्यों रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन भी तो है और भी तो है, सो वाई ओनली O2 रिएक्ट्स विद कॉपर, why only O2 reacts with copper? वो इसलिए as the other gases require higher higher activation energy to react with। सही, अब इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा और कॉपर ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये हमारे पास एटीपी का क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड अपॉन हीटिंग, द एयर इन द syringes is passed back and forth over the hot copper until there is no further change, volume of O2 in air is equals to initial volume of air in the syringes minus the final volume of air in the syringes। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी एटीपी की क्वेश्चन और ये इसकी पूरी कहानी है। अच्छा, फॉर एक्सप्लेनेशन अब एक 3D जो है डायग्राम है इसमें देखें, तो ये बेसिकली गैस सिरिंज है, दिस इज फिल्ड विद एयर, ये लार्ज पाइल ऑफ कॉपर है, इसको हीट की, ये ब्राउन से ब्लैक में हो गया, ये 100 ये एक और टेस्ट है, इसको हम लोग छोड़ें, हम इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब ही कंसिडर करते हैं।
100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर ही कंसिडर करते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको आगे किया, प्रेस एम्प्टी सिरिंज के अंदर, इधर जब रिएक्ट करके इधर आया तो एम्प्टी सिरिंज के अंदर 79% हमारे पास 79 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिकॉर्ड हुई। हमने क्या किया, फॉर रीअश्योरेंस हमने वापस इसको इधर बैक एंड फोर्थ वापस इसके इस सिरिंज के अंदर दिया, फिर हमने इधर रिकॉर्ड किया वॉल्यूम, तो इधर भी 79 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक देयर विल बी नो फर्दर चेंज। अब ये नहीं है कि पहली दफा में ही 79 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, पहले क्या पता 90 आया हो, फिर हमने आगे किया हो, फिर 80, फिर 70, फिर ग्रेजुअली अंटिल, हम कब तक करते रहेंगे, अंटिल देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज आ गया, हम लोग ने कहा एयर इन द सिरिंजेस इज पास्ड बैक एंड फोर्थ ओवर द हॉट कॉपर अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज इन द वॉल्यूम। पहले में क्या हुआ, कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, ब्राउन से ब्लैक में हुआ, और हमने आखिर में वॉल्यूम किसे ढूंढते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 79 इज इक्वल टू 21%। इधर 50 लिखा हुआ था, जब 50 होगा तो इसके अंदर क्या आया होगा, अगर 50 है तो उसके अंदर आया होगा कि जी हमारे पास इधर था, एंड दिस विल बी 29, so this will become 21%। ठीक है, कंटेनर के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ने प्रूफ क्या करना है कि 21% वॉल्यूम है एयर की, और ये इसका टेस्ट है। ठीक हो गया, और हम लोग ने कहा कि भाई सिर्फ कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्ट किया, वो इसलिए किया कि हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितना सिंपलीफाई करके बता दूं, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड थिंग व्हिच इज एयर पोल्यूशन, व्हिच इज एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने बात करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, सल्फर डाइऑक्साइड्स की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, सॉरी हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन एंड ओजोन। ठीक है, ये सब है, इनको हम लोग ने डिस्कस करनी कि इनके सोर्सेज क्या है, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है उनके, और प्रिवेंशन और रिमूवल क्या है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, ठीक है, खाली कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ये कब होता है, इसका सोर्स हमें पता है, इसका सोर्स हमें पता है। अगेन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग एक चीज कहते हैं कि जब हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, हम लोग ने कंबशन रिएक्शंस पहले भी पढ़े हुए हैं एनर्जी चेंजेस के अंदर भी, हम लोग कहते हैं जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उसके अंदर, इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है फ्यूल्स में, इन व्हीकल्स या इंडस्ट्री, तो उसके अंदर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक सूट, जो ब्लैक सूट होता है कार्बन पाउडर, वो मिलता है। ये कब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन हो, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, तो जब हमारे पास क्या, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, कंबशन रिएक्शंस की, तो इसका सोर्स क्या है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट combustion of fuels, incomplete combustion of fuels in vehicles and industries। ठीक है, अब हम जब भी कंबशन रिएक्शंस की बात करते हैं, हमें पता है होता क्या है, जब हमारे पास कंप्लीट कंबशन रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास फ्यूल होता है, फ्यूल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन जब हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास इसके साथ एक सेपरेट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस प्लस सूट which is a black powder of impure carbon, black impure carbon, जिसको हम लोग सूट कहते हैं। हम लोग इसको फर्दर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मैंने कहा आपको अभी इधर मैं समझा दूं, सिर्फ समझाने की पर्पस के लिए कहा है। तो सोर्स क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री। अब इससे हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट क्या आता है,
हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर एटमॉस्फेयर क्या है, वो ये है कि सबसे पहले कलरलेस और ओडरलेस गैस प्रिवेंट्स इजी डिटेक्शन। तो इससे होता क्या है कि इसके अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस होती है ये। तो इससे अंदर मसला क्या होता है, प्रिवेंट्स इजी डिटेक्शन। तो मतलब हम इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कलरलेस है, ओडरलेस है। तो इससे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है, इससे हमारे पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस लेने में हमें मसला होता है। फिर इससे होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक चीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक खतरनाक चीज क्या होती है कि इट कैन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड, इट कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। अगेन मैंने आप लोगों को सबसे पहले बात यही की थी कि इस चैप्टर के अंदर आपकी मेमोराइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन in the blood to form stable कार्बोक्सी। ये एक और एलिमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इससे मसला क्या होता है, इट प्रिवेंटिंग द हीमोग्लोबिन, इससे करता क्या है कि इट प्रिवेंटिंग द हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अगेन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। सो फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, डिप्राइविंग देम फ्रॉम ऑक्सीजन। और इससे इट कैन लीड टू डेथ एज वेल, डिप्राइविंग देम ऑफ ऑक्सीजन। इट कैन लीड टू ब्लड एज इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। और हमें पता है कि ये इतना हार्मफुल चीज है, लेकिन हमारी इनकम्प्लीट कंबशन होती है और ये हमारी व्हीकल्स जो हमारे पास पुरानी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर ये बहुत यूज होती हैं। और एक इसका एक प्रिवेंशन या रिमूवल होता है हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर्स। बट कैटालिटिक कन्वर्टर इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इट इज वो बहुत कम यूज होता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है। और इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स करता क्या है कि वो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल्स by oxidizing it into O2। तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर का काम ही ये है कि जितने भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है ना और हार्मफुल गैसेस हैं उसको हार्मलेस कंपाउंड्स के अंदर वो करता है। लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं, उसके अंदर रोडियम और प्लैटिनम की कोटिंग होती है। कैटलिस्ट जो होते हैं उसके अंदर रोडियम और प्लैटिनम होते हैं। हम वील गेट टू दैट, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ अभी से समझा रहा हूँ कि वो बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए हम उसको कम यूज करते हैं और हर गाड़ियों में यूज नहीं होते, सिर्फ महंगी गाड़ियों में होते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला सोर्स हमने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ वी विल डिस्कस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का क्या मतलब है कि हमारे पास NO एंड NO2, सही है। तो ये हमारे पास दो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, एंड दोनों हार्मफुल होते हैं। सोर्सेज इसकी क्या है, इसकी सोर्सेज है हमारे पास कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and oxygen in the air combine to form nitrogen monoxide। और ये कब होता है, एट हायर टेम्परेचर्स। हायर टेम्परेचर्स किसके अंदर, गाड़ी के इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर होता है। सो इन कार इंजन्स, power stations etc. and in the presence of lightning as well, ये आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, वो आपसे पूछता नहीं है
इतनी डिटेल्स, लेकिन आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, इसके एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, कि इसके भी सिमिलर इफेक्ट्स ही हैं कि इट इज हाईली कोरेसिव एंड टॉक्सिक, हाईली कोरोसिव एंड टॉक्सिक। तो इससे होता क्या है, ये आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन होती है, आपकी लंग्स के अंदर, आपकी ब्रीदिंग पैसेजेस के अंदर, आपकी आईज के अंदर। तो ये क्या होता है, इट इरिटेट्स योर लंग्स, ब्रीदिंग पैसेजेस, आईज एक्सेट्रा। ये तो पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट हमारा ये है कि oxides of nitrogen can result in acid rains of oxides of nitrogen leads to the formation of acid rain and photochemical smog। जो हमारे लाहौर शहर में होती है ना स्मॉग्स वगैरह, उसको हम कहते हैं photochemical smog of acid leads to the formation of acid rain and smog। तो ये हमारे पास फॉग नहीं होती, ये हमारे पास स्मॉग होती है। फॉग और स्मॉग में फर्क होता है। स्मॉग बेसिकली जब पोल्यूशन की वजह से होती है, तो ये लाहौर के अंदर जिस तरह होती है हमारे पास थ्रू आउट द ईयर, वो स्मॉग होती है। सो एसिड रेन एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां हैं, ठीक है, हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां हैं, और फिर हमारे पास जो ये इंडस्ट्रीज हैं, और इनके जितने भी ये हार्मफुल फ्यूल्स हैं ना, और इसकी प्रिवेंशन क्या है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये सारी मसला आता है। और इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन सेम है, आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करो। तो कैटालिटिक कन्वर्टर करेगा क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स NO या NO2 टू N2, खाली नाइट्रोजन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है जी। बट अगेन एज ए मेंशन, इसको हम इतने हाई क्वांटिटी में यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हाईली एक्सपेंसिव। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ी, एंड हम लोगों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन, मैं फॉर्मेशन लिखवा देता हूँ। होता क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई बस। और अगर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें, फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें, तो ये हमारे पास NO2 बन जाता है। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम ये करें तो ये बन जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी स्टडी इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड इन सम केसेस ट्राइऑक्साइड एज वेल, लेकिन हम सल्फर डाइऑक्साइड ही करते हैं। ओके, इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज सेम है। जब हम लोग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो सबसे पहले इसकी सोर्सेज, कंबशन of fossil fuels such as coal and petroleum which contain sulfur as impurity। तो सल्फर एज इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर। फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से होते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वॉल्केनिक इरप्शंस एक अनदर कॉज है, सोर्स है इसकी। और फिर हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किस तरह, कि जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस करते हैं, और उसके अंदर होता क्या है, कि अगेन सिमिलरली सल्फर एक इम्प्योरिटी में ऑक्सीडाइज ऑफ हो जाती है। सो व्हेन द सल्फर is oxidized off as impurity। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि वॉल्केनिक इरप्शंस। अब वॉल्केनिक इरप्शंस किस तरह यार, वॉल्केनिक इरप्शन इस तरह है कि देखो, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ हैज सल्फर, बिल्कुल है।
तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं जिन एरिया में, जब इरप्शन होते हैं तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर के अंदर है कि नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो दे विल रिएक्ट इन हाई टेम्परेचर, दे विल रिएक्ट इन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म सल्फर प्लस ऑक्सीजन will give us sulfur dioxide, simple. Okay. अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, सबसे पहले क्या है, सिमिलरली इरिटेट्स आई, क्योंकि सब एक ही जगह से निकलते हैं मेनली, तो सब के अंदर सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, इरिटेट्स आईज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। फिर एंटर्स, अच्छा अब इसके अंदर, अब हर एक के अंदर ना एक डिफरेंट चीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर चला जाता है और फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन की फॉर्मेशन के अंदर होता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो लीव्स के अंदर एंटर करते हैं, लीव्स के अंदर एंटर करते हैं और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और इट इज it is the main source of acid rain। ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर ली। नाउ हमारे पास कुछ आखिरी चीजें होती हैं, जो है सबसे पहला अनबर्न्ड, सबसे पहला हमारे पास होता है, कोई और कलर से करते हैं, चलो ये करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, then we have methane which is an alkane, ठीक है, and then we have ozone। हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने खाली इनकी सोर्स क्या है, इनकी सोर्स है हाइड्रोकार्बन इन फ्यूल, मतलब बेसिकली क्या है, इसकी सोर्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स इन फ्यूल that have not been burned, that haven't been burned in vehicles, क्योंकि it says it is an unburned hydrocarbon। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, it can cause cancer, it can cause cancer, they can react with sunlight and other pollutants to form what, to form photogenic smog, जिसकी मैं आपको पहले भी बात कर रहा था। तो सनलाइट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, तो ये पोल्यूशन की वजह से होती है हमारे पास स्मॉग, तो एंड अदर पॉल्यूटेंट्स टू फॉर्म फोटोजेनिक स्मॉग। आप खाली स्मॉग भी लिख दो, फोटोजेनिक स्मॉग लिख दो, सॉरी फोटोजेनिक कह रहा हूँ सॉरी फोटोकेमिकल स्मॉग फोटोजेनिक दबाओ, ऑलराइट, फोटोकेमिकल स्मॉग, ओके। एंड इसकी प्रिवेंशन भी सेम ही है, इसकी प्रिवेंशन भी सेम है, कैटलिक कन्वर्टर का यूज, द यूज ऑफ कैटलिक कन्वर्टर। पहले तीन ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, आखिरी तीन नॉट दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। मीथेन की क्या सोर्स है, मीथेन की है एनिमल की जब डिके होता है ना, एनिमल की जो मैटर का डिके होता है, या काउस की और उनकी जो एनिमल्स होते हैं ना, उनसे मीथेन बनता है, ठीक है। तो काउस का बेसिकली जो वेस्ट होता है ना, उससे हमें पास मीथेन मिलता है। तो क्या प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट एंड एनिमल मैटर डिके, cows and other farm animals also produces, बेसिकली जो उनकी फीसेस होती है ना, उसको जब आप बर्न करते हो तो वो मीथेन बन जाता है। अदर ऑल्सो प्रोड्यूसेस मीथेन। इसकी सबसे बड़ी इफेक्ट जो होती है हार्मफुल, वो होती है, इट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, और
it can be used as fuel which causes it can be used as fuel but it causes global warming. ठीक है, ओजोन, जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन क्या है? इट इज O3, a form of oxygen and colorless. O3, a form of oxygen and it is colorless. इसकी हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ये पेल ब्लू होता है, इसका क्या सीन है हम लोग पढ़ेंगे. एंड कलरलेस होता क्या है कि सनलाइट एक्ट्स ऑन एयर एंड द पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक. तो बेसिकली ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाती है and it is ozone is part of this mixture. Ozone is part of this mixture. अच्छा, ये हो गया. फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके इफेक्ट्स वही है. irritates eyes, nose, मतलब basically eyes, nose and throat, मतलब ENT, and can cause asthma attacks and cause asthma, मतलब breathing problems, ये asthma attacks, and damages plant crops. तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ी, ऑक्सीजन का ATP एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एयर पोल्यूशन पर डिस्कशन की. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.